हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा गुप्ता। वेलकम टू रीमा कोचिंग क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सेल और सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल ऑर्गेनेलीज को मैंने कौन कौन से बताए थे आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आज जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं प्लाज्मा लेमा। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होती है, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। ये जो हमारी सेल होती है उसके आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट सेपरेट्स द कॉन्टेस्ट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या करती है, जो सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी कि उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे सेल को अलग करती है। अब ये तो लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। ठीक है ना, ये क्या होती है, ये आपकी प्लांट्स में भी होती है और ये एनिमल्स में भी होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी दोनों में होती है। अब ये होता है कि जो आपकी एनिमल सेल होती है, सपोज ये एनिमल सेल है, तो आपकी जो बाहर की ये कवरिंग है ना, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल उस प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में पहले सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है। क्लियर है आपको? होती इसमें क्या होता है, एनिमल सेल में तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है ना, समझ गए आप? क्लियर है आपको? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही अलाउ करती है किसी भी मटेरियल को कि वो सेल के अंदर जा सकता है या सेल के बाहर आ सकता है। ठीक है, इसका वर्क होता है, ये इसका फंक्शन यही होता है हमारी बॉडी में या हमारी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि ये मटेरियल को अलाउ करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये जो होती है कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर बाहर होने देती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस सेल को कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए कहते हैं क्योंकि सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर आने नहीं देती है। ये नहीं कि कुछ भी अंदर आ जाए और कुछ भी बाहर चला जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने घर का दरवाज़ा ले लो, यदि वो खुलेगा तो वो जो आपके परिचित हैं उन्हीं के लिए खुलेगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि अननोन पर्सन आपके घर आ जाए, घर के अंदर आ जाए। तो यही काम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। क्लियर है आपको? some substances some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। जो कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आपकी ऑक्सीजन है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर कैसे मूव कर सकती है, किसकी परमिशन से मूव कर सकती है, वो कर सकती है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन की परमिशन से। ठीक है, जब आपकी सेल मेम्ब्रेन उसको परमिशन देगी तभी वो अंदर और बाहर जा सकती है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, तो क्या होता है इस प्रोसेस में, देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इज कॉन्सेंट्रेशन इज लो। यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जब जाएगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है, ऐसे क्या होता है, this happen in cell when for example some substance like CO2 जो एक सेलुलर वेस्ट है। ठीक है, सेलुलर वेस्ट यानी कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया है, उसको बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है। ठीक है, सेल को उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा CO2 की। तो क्या क्या करेगी अंदर सेल मेम्ब्रेन,
एक्यूमुलेट्स इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, उसमें क्या करेगी CO2 बहुत ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा कर देगी, एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अब ये है कि CO2 जो है वो अंदर तो बहुत ज़्यादा है, जबकि concentration of CO2 is low as compared to the inside of the cell। जो बाहर का एनवायरनमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसका, सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उसमें बाहर कम है CO2, तो अंदर जो है एक्यूमुलेट की हुई तो बाहर निकलेगी, ठीक है, हाई टू लो। तो इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, इस प्रोसेस को बोला डिफ्यूजन, ठीक है ना। अब क्लियर हो गया ना आपको, जब हाई टू लो मूव करती है कोई भी गैस तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसी तरह से O2 के साथ भी है, यदि O2 अंदर हो गई है ज़्यादा और उसको एक्यूमुलेट हो रही है तो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब क्या है, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो वाटर होता है वो भी यही रूल फॉलो करता है। द movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। जो ये प्रोसेस कर रहा है वाटर, उसको क्या बोल दिया हमने, उसको बोल दिया ऑस्मोसिस, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन जो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपका पानी है उसके आपकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस इसमें जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ को अंदर बाहर नहीं जाने देती, ऑस्मोसिस की प्रोसेस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्वेरियम रीच्ड। समझ गए ना कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है वो लो टू हाई है, और जो डिफ्यूजन की है वो क्या है, वो हाई टू लो है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैं आपको ना एक वो दिखाती हूँ डायग्राम, उससे ना आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। ये डायग्राम है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो इसमें क्या है लिखा हुआ है डिफ्यूजन, ये आपको देखो, आप ये लिख रहा है डिफ्यूजन और ये है ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले मैं आपको डिफ्यूजन क्लियर करती हूँ। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यही तो बताया मैंने कि हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि डिफ्यूजन में हमेशा हाई टू लो हुआ और ऑस्मोसिस में हमें हमेशा लो टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस चीज़ में कभी वो नहीं होना, कंफ्यूज मत होना आप। और जो ये होता है डिफ्यूज़न होता है, इसमें जो वो है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसकी ज़रूरत नहीं है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, कहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही ना, जबकि यहाँ पर है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस में। तो ये आपको क्लियर है ना कि दो डिफरेंसेस ये हो गए ना आपके, कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो बाहर आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। तो अब ये है कि कॉन्सेंट्रेशन जो अंदर का है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जो आपको रेड वाले दिखाई दे रहे हैं, ये रेड वाले दिख रहे हैं ना, तो ये क्या करेंगे, ये बाहर की तरफ मूव करेंगे जो ब्लू वाले में है, ठीक है, सॉल्वेंट की तरफ। तो ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़न, ठीक है। अब ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, इस वाले पार्ट में दिख रहा है आपको, और यहाँ है हाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, इसमें लो टू हाई होता है, बताया ना मैंने आपको, लो टू हाई होता है। तो इसमें लो यहाँ था और हाई यहाँ है, ठीक है ना। तो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऐसे ऐसे बताया ना। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा, लो और हाई टू लो, ये डिफरेंस है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया। अब हमारा ये दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन। ये जो तीनों चीज़ें ये भी होती हैं,
तो ये भी आपको समझाया गया है एग्जाम्पल देकर। तो ये क्या है, if the medium surrounding the cell has higher water concentration, यदि आपके सराउंडिंग, if the medium surrounding cell has higher water concentration, यदि आपकी सेल के बाहर की सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रेशन वाटर का हाई है, तब क्या होगा, देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, यानी कि बहुत ही डाइल्यूट है, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल जो है वो वाटर को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे इसे, सच आ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपको क्लियर है ये या नहीं क्लियर है? उसमें क्या होगा कि जब आपका कॉन्सेंट्रेशन, जब ये आपकी यही तो बताया गया कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यदि आपके सराउंडिंग के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या करेगा, सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा, फूल जाएगा, ठीक है। फूलने से क्या होगा, वो फट भी हो सकता है, बस्ट भी कर सकता है। तो ये लिखा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल, दोनों तरफ जाएंगे, सेल के अंदर से ही मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, बाहर अंदर भी आएंगे, लेकिन क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आएंगे। द नेट रिजल्ट इज द वाटर एंटर्स द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, यानी कि सेल जो है वो आपकी फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, ठीक है। सेकेंड आपकी कंडीशन क्या हो सकती है, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, यानी कि उसके सराउंडिंग में भी सेल का कॉन्सेंट्रेशन सही है, बराबर है, और अंदर भी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इतना मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब वाटर के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन है और वाटर के बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जाएगा, अंदर भी और बाहर भी, बट द अमाउंट गोइंग इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब कि थोड़ा बहुत होगा अंदर बाहर, लेकिन नथिंग, मतलब कि ये कि आप समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी कि मूवमेंट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन सेम है। क्लियर है आपको? तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन को कहेंगे आइसोटोनिक। अब तीसरी कंडीशन और दी हुई है। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर then the cell, meaning that is a very concentrated solution. If the medium has a lower concentration, यदि आपके सेल के बाहर का जो वो है सॉल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उस टाइम पे क्या होगा, द सेल विल लूज वाटर, सेल वाटर लूज करेगी बाई ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपरटोनिक। उस टाइम क्या होगा, हाइपरटोनिक में उस टाइम क्या होगा कि सेल में तो कम है कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है हाइपरटोनिक में, ठीक है ना। तो क्या होगा, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जाएगी, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन सेल के बाहर से निकलेगा, देन एंटर्स, जितना उसके अंदर जा रहा है ना उससे ज़्यादा बाहर निकलेगा। ऑस्मोसिस इज ए वेरी स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो ऑस्मोसिस है वो डिफ्यूजन का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन बहुत ही स्पेशल केस है। थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया ना कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड होती है, जबकि डिफ्यूजन में इसकी नीड नहीं होती, ठीक है। तो इसको क्या करूँगी मैं, आपको मैं इसे ना जो आपको ये दिए, जो आपके 3 पॉइंट हैं ये आपको अभी शायद क्लियर नहीं है, मैं आपको इसे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ इसको। ये रहा आपका डायग्राम, मैंने आपको बताया ना हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक।
तो जो आपका हाइपोटोनिक है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, हाइपोटोनिक में पहले हमें आपको ये वाला क्लियर करती हूँ। जो हाइपोटोनिक है आपका, उसमें क्या है, सेल में ना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है हाइपोटोनिक में, ठीक है, और सेल के जो बाहर है वो कम है, सेल के बाहर कम है, समझ गए ना। जो हाइपोटोनिक है इसमें सेल के में तो अंदर की तरफ ज़्यादा है और बाहर की तरफ कम है। तो ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस में हमेशा कम से ज़्यादा की तरफ, लो टू हाई की तरफ जाता है। तो क्या हुआ, ये सारी की सारी जो आपकी सेल हैं ये स्वेल कर गई, जितनी भी आरबीसीज हैं ये स्वेल कर गई, देखा ना आपने। अब सेकंड जो मैंने आपको बताया, सेकंड क्या बताया था, आइसोटोनिक, आपकी बुक में था ना आइसोटोनिक। इसमें बाहर भी जा रहा है और ये बाहर भी निकल रहा है और अंदर भी जा रहा है, लेकिन ये सेम है इनमें मूवमेंट। ये स्वेल कहाँ हो रही है, आपको दिख रही होंगी। जबकि इसमें क्या बताया था, इसमें ऑक्सोमोसिस, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सेल में कम होता है कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बाहर निकल गया, बाहर ज़्यादा निकलेगा, अंदर तो बस नाम मात्र के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो आरबीसीज हैं आपकी श्रिंक कर गई, ठीक है। तो इसको बोल दिया ऑक्सो ऑस्मोसिस एक्स, है ना। और ये हो गया एंडो, समझ गए ना आपको। एंडो मतलब अंदर जाना और ऑक्सो माने बाहर जाना, यानी कि अंदर का सेल का सॉल्यूशन जो बाहर आता है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है। क्लियर है आपको ये सब। अब जो आपकी बुक है ये सब यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यदि आप इसमें दिया हुआ है आपकी कि यदि आप यही एक्टिविटी ऑस्मोसिस की, जैसे मैंने आपको आरबीसी से समझाया, इस तरह से आप एग में भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है कि आप रेजिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम चीज़ें दी हुई हैं सभी एग्जाम, जैसे मैंने आरबीसी में आपको समझाया करके, आप ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है, सेम ही दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। unicellular fresh water organism and most plant cell tend to gain water through osmosis। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या, जैसे जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं वो किस प्रोसेस से पानी को अंदर लेते हैं, वो किससे लेते हैं, वो लेते हैं ऑस्मोसिस से। मैंने आपको समझाया ना कि कॉन्सेंट्रेशन बाहर है कम और सेल के अंदर है ज़्यादा। आरबीसी में समझाया था ना कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। यही तो बताया मैंने आपको कि जो वो होती हैं प्लांट सेल होती हैं, वो यदि पानी किस तरह से एब्जॉर्ब करती है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। और जो प्लांट की रूट होती हैं वो किससे करती हैं, ऑस्मोसिस से, ठीक है ना, क्योंकि रूट्स में भी तो सेल ही होती है ना। डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सेंस ऑफ गैसेस, यानी कि जितनी भी गैसेस होती हैं वो डिफ्यूजन के माध्यम से ही अंदर और बाहर जाती हैं। वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल एंड वाटर भी, जितनी भी लाइफ जो होती है ये भी ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूजन का ही तो एक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो जो भी वाटर और गैस प्रोसेस करती हैं सेल के बाहर और अंदर जाने का, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इन एडिशन ऑफ दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। जो ये जो प्रोसेस होती है इसकी वजह से ही तो बाहर से न्यूट्रिशन ले रहा है एक प्लांट, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि यदि आप एक बलून को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मान लेंगे तो आपको बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की होती है। जैसे बलून को आपने देखा ना, बहुत ज़्यादा जिसे भी आप दोगे वही शेप चली जाती है उसकी, जहाँ से भी दबा दोगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से बलून का बाहर का आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। And it made up of organic molecules called lipids and proteins। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, पहली बात तो वो फ्लेक्सिबल है और फिर क्या है, वो लिपिड और
प्रोटीन्स की बनी होती है। और ये जो है ये किसने दिया था, ये बताया था हमें सिंगर एक साइंटिस्ट थे, और दूसरे साइंटिस्ट कौन थे, वो थे निकोलसन। निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, मॉडल दिया था। ठीक है, ये दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। ठीक है, जिनके अनुसार क्या था कि वो लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। यही तो लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर यही लिखा हुआ है कि लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ये तो दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन, इन्होंने बताया था ये। ठीक है, तो क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है, ये जो हमारे प्रोटीन होती है, प्रोटीन आर सैंडविच बिटवीन बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। यानी कि आपने सैंडविच देखा है, जैसे कि आपका क्या हो गया कि ये तो हो गया आपका लिपिड्स और बीच में क्या हो गया, प्रोटीन। ठीक है, तो ये सैंडविच की तरह तो हो गया, प्रोटीन एक सैंडविच की तरह से दो लिपिड की लेयर के बीच में रहता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन also enables to cell to engulf in food and other material from its एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसका एक फंक्शन और होता है, इनका काम होता है एनगल्फ करना। एनगल्फ का मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे कि ये आपका अमीबा है, ठीक है, अब इसको बाहर के एनवायरनमेंट से अपना फूड लेना है। ये इसका बाहर का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ से फूड लेना है इसको। तो ये क्या करेगा, ये जैसे कि ये अमीबा है आपका, तो यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, तो ये किस तरह से लेगा, ये इस तरह से शेप बना लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे फूड को ऐसे करेगा। फिर क्या करेगा, ये थोड़ा सा शेप बनाएगा और इस फूड को अंदर ले लेगा। ठीक है, बाहर से जो भी फूड होता है, जो भी कोई मटेरियल उसे चाहिए, तो वो किस प्रोसेस से लेता है, एनगल्फ कर लेता है। वो किसकी वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और ये मैंने किस में बताया आपको, अमीबा में। अमीबा जो होता है वो अपना फूड कहाँ से लेता है, वो लेता है एनवायरनमेंट में से। ठीक है, और एनवायरनमेंट में से कैसे लेता है, वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन उसकी हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको क्लियर है। यदि आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है इस टॉपिक में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।